नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। आज बात करेंगे उस खातिरदारी की जिसके हकदार ये काफ़ी पहले से थे। जब पहली बार पंजाब से चढ़ कर के आए थे और पंजाब हरियाणा के किसानों को भी बहका फुसला करके या जैसे भी कहिए, उनको भी साथ मिला लिया था। और जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी जो सुपारी लेकर के आंदोलन शुरू करने वाले और उठाने वाले हैं, उनको भी अपने साथ ले लिया था। तो उस समय भी ये अपेक्षित था कि ऐसे लोगों की खातिरदारी ठीक से ही होनी चाहिए। उस समय तो 13 महीने तक ना तो मोदी सरकार ने, ना ही हरियाणा सरकार ने इनकी वैसी खातिरदारी की जिसके ये पात्र थे। इस बार हमने देखा ये जब शंभू बॉर्डर पर पहुंचे, जो पंजाब और हरियाणा को आपस में जोड़ता है, और फिर वहां से ये अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत होते हुए दिल्ली तक आते हैं। इस बार शंभू बॉर्डर पर ही इनको रोक लिया गया। नाश्ते का समय हो रहा था और लंच भी दूर नहीं था, और ठीक तरीके से इनकी सेवा पानी की गई। वहां से आगे इनको बढ़ने नहीं दिया गया। इसके तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि कई वीडियो अब हवा में तैर रहे हैं जिसमें एक आंदोलनजीवी ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये तो बहुत सारे मसलों को लेकर के हम सब विपक्षी दलों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये तो रिजीम जो है चेंज करने की लड़ाई है, यानी नरेंद्र मोदी को ही सत्ता से हटाने की लड़ाई है। तो आप बस इस बयान से समझ लीजिए कि कौन कौन इनके पीछे हैं। मैंने तो आज हेडिंग ही ये दिया है कि जो कनाडा ब्रिगेड है, इसकी हरियाणा में ठीक तरीके से खातिरदारी हुई है, और ये इसी के हकदार थे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अनुपम मिश्रा जी प्रयागराज से और धीरेन्द्र पुंडीर जी दिल्ली से। तो दोनों को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। शुरुआत में धीरेन्द्र जी आपसे ही करता हूं। जो शंभू बॉर्डर पर आज हुआ, यही सही फैसला था, ऐसा ही होना चाहिए था? इसके अलावा कोई और भाषा इनकी समझ में नहीं आती है? देखिए, पिछली बार को गौर करना चाहिए सरकारों को, और सरकार को ये भी देखना चाहिए कि वापसी के बावजूद भी किसानों की इतनी बड़ी हार हुई। वो जो मैं ये कहूंगा कि इस देश में जो हम लोग कुछ दिन पहले भी बात कर रहे थे कि 46% फैमिली जुड़ी हुई हैं जिस एग्रीकल्चर से, जिसका जीडीपी अब जीडीपी में 13 या 14% महज योगदान है। ऐसे में जो चेंजेस किए जाने थे वो सब इनकी वजह से रह गए। एक सिलेक्टेड ग्रुप है जो जमीनें बेच रहा है, जो तमाम चीजें कर रहा है, जो उसके बाद नशे की सबसे बड़ी चपेट में है, जहां धर्मांतरण के सबसे ज्यादा मामले हैं, जहां आईएसआई सबसे ज्यादा जो ड्रग्स है वो पंप कर रही है, जहां थानों पे दोबारा से आरपीजी से हमले करने की साजिश। वहां से इस तरह का एक ग्रुप निकलता है जो बहुत ही मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स है। जिस तरह से वो उखाड़ता है, जिस तरह से बात कर रहा है, आपने देखा होगा बहुत सारे तो सीधे तौर पर खालिस्तान की बात करते हुए बाइटें अलग अलग आई हैं, मैं उनको वेरीफाई नहीं कर रहा हूं। इतने तमाम चीजों के बाद जब वो दिल्ली की तरफ घुसते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो दिल्ली फतेह करने जा रहे हो। वो कोई एक आंदोलन का रूप नहीं है। हम लोगों ने अलग अलग समय पर, दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है और लोग अपनी आवाज जगाने के लिए, बताने के लिए यहाँ पहुंचते हैं, वो ज्यादातर पहले जंतर मंतर पर बैठते थे, फिर वो रामलीला मैदान में भी जाते हैं, अलग अलग जगह वो बैठते हैं। लेकिन इस तरह की अनरूली भीड़, इस तरह की गर्वोन्मत्त भीड़, इस तरह की दंगे के लिए पूरी तरह तैयार भीड़ और एक खास एजेंडे के साथ आती हुई भीड़ अभी तक नहीं देखी। पिछली बार सरकार की गलती ये थी कि वो इनको यहां तक आने देती है, दिल्ली तक फ्रंट खोलने देती है। मैं ये सोच रहा था कि ये तमाम लोग अगर किसान हैं तो ये उस सरकार को बियर क्यों कर रहे हैं जो सरकार किसान विरोधी है।
लिहाजा आपको सरकार बदलने के लिए चुनाव में वोट करना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए। इस देश में डेमोक्रेसी का या दुनिया की किसी भी किताब में डेमोक्रेसी का यही अर्थ है। लेकिन ये लोग एक हारे हुए और एक किसान का नाम लेकर एक जमात के तौर पर आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरह से हुआ है वो भी मेरी नजर में सही जवाब नहीं, उनको अच्छे से जवाब दिया जाना चाहिए। और जो इस तरह की चीजें पिछली बार भी सरकार ने झुक के, क्योंकि सरकारों की यही किंवदंती है या ये सरकारें इसी तरह से काम करती हैं कि बाद में वो झुक जाएंगी। कल एक उस महिला ने, अकेली महिला ने, वो विजुअल मुझे लगता है आपको दिखाना चाहिए दर्शकों को, क्योंकि तमाम लोगों ने शायद वो नहीं देखा होगा, जिसमें वो महिला वहीं उसमें फतेहपुर और वहां पंजाब में बात कर रही है और वो अपनी छातियां और बेचारा पीट रही है अपने उस पर, अपने जांघों पर हाथ मारते हुए कि तुमको और क्या चाहिए, बिजली फ्री, टैक्स नहीं, बाकी तमाम चीजों पर, और उसके बाद तुम सड़कें घेर के बैठे हो, तुम आम आदमी की जिंदगी नरक कर रहे हो। वो सही मायने में इस देश की वो है। आज 6-6 घंटे 4-4 घंटे आदमी अभी दफ्तरों पे जाने में, चूंकि वहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, वो कर दी, मुझे लग रहा है कि ये बात सही से है। मैं कुछ दिन पहले भी लिखा था कि क्या कुछ हजार लोग एक पूरे इतने बड़े देश की राजनीति को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको गिरा सकते हैं। पिछली बार भी यही हुआ था। वो महंगी गाड़ियां, वो तमाम चीजें, ये इस बात की तरफ इशारा कर रही, ये हजारों, उन लाखों करोड़ों किसानों के खिलाफ एक आदमियों को, उन आदमियों को जो शहरों में रहते हैं, जो गांव से ही आए हुए हैं ज्यादातर, उन लोगों के मैंडेट को कर रही है, उनके बच्चों को किसानों के खिलाफ कर रही है। क्योंकि वो जो लंबी चौड़ी गाड़ियां है जिसमें पंजाबी में जो गाने बजते हुए आ रहे हैं, वो सब किसान नहीं दिखते हैं। क्योंकि किसान, मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, पहली पीढ़ी में किसान हम लोगों ने फावड़ा चलाकर ये हाथ ऐसे हुए हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसानों के परिवार से यहाँ तक पहुंचे हैं, वो भी जानते हैं कि आज भी गांव में किसानों की हालत बहुत खराब है। लेकिन वो किसान इस तरह से नहीं करते, वो बदलाव के लिए कोशिश करते हैं। आप चुनाव में बुरी तरह हार रहे हैं, आपकी पार्टी चुनाव में बुरी तरह हार रही है, उसके बाद आप तमंचे पे इस देश को रखना चाहते हैं। उसका जवाब सरकार को ठोक के देना चाहिए, दबा के देना चाहिए। क्योंकि देश सरकार इस तरह के कुछ अनरूली गुंडों से, हजारों से या लाख की संख्या से नहीं चलती है। ये देश 140 करोड़ लोगों का है और उसके मैंडेट से ये सरकार दिल्ली में बैठी है। इसको ये सोचना चाहिए, क्योंकि हर बार झुककर या गिरकर सरकारें नहीं चलती हैं। सरकार को सही से, क्योंकि ये किसान नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। ये हो सकता है कि पंजाब का किसान ऐसा होता हो, मुझे नहीं मालूम है। देश का किसान ऐसा नहीं होता है। और रही बात इसकी कि इस बार ये नहीं दिख रहे हैं, तो आप ये देखेंगे जो यूपी के, इधर वेस्टर्न यूपी के जो सुपारी लेकर राजनीति करने वाले बंधु हैं, वो इस बार बिल्कुल नहीं निकलेंगे। क्योंकि वो ये अच्छे से जानते हैं कि जयंत चौधरी का अगर समझौता हो गया है एनडीए से, तो जो जनता है, जो जातिवादी जनता के हिसाब से निकले थे, वो भी पिछली बार से मैं गाजीपुर पे उनको देखता रहा हूं, चाहे वो 14 के चुनाव से पहले हो, 17 के चुनाव से पहले आके बैठे हो, 22 के चुनाव से पहले आके बैठे हो। बेसिकली वो सुपारी पर आते हैं और उनको तब तक, वो आरएलडी के वर्कर हैं जो यहाँ पहुंचते हैं। मैं बताता हूँ, मतलब मुझे जो मेरी समझ है, क्योंकि मैं उनमें से एक एक के गांव को जानता हूँ, जो लोग आते हैं वो भी मुझे जानते होंगे। तो इसीलिए वो सुपारी इस बार नहीं चलेगी। उनको मालूम है कि खुद महेंद्र सिंह टिकैत अजीत सिंह के सामने अपनी व्यक्तिगत हैसियत बनाने में बुरी तरह मात खाए थे। उसके बाद इन लोगों ने भी कोशिश की, तो इनका कुछ नहीं है। चौधरी परिवार आज भी, जो आरएलडी के सपोर्टर है, उनके लिए चौधरी परिवार पहले है। टिकैत या ये सब, ये कॉस्मेटिक खिलौने हैं जिनको वो तभी इस्तेमाल किया जाता है जब चौधरी परिवार चाहता है। तो जयंत चौधरी ने इस बार 2 सीट ले ली हैं, तो उसकी तमन्ना पूरी हो गई। और उनके जितने समर्थक हैं वो लोग भी ये समझ गए कि अब इतनी राजनीतिक हैसियत तो इतनी ही है जो मत पेटियों के अंदर से आती है। तो बाकी सब के लिए वो नहीं आ रहे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो बता तो रहा है, बहुत ही टीवी पर बैठ रहा है या वो कोशिश कर रहा है, आप देखेंगे राकेश टिकैत को, लेकिन उसके पास ये नहीं है बताने के लिए कि भाई आप निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे, आप इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आदमियों को कब ले जा रहे हैं। क्योंकि वो जानता है कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली अब नहीं निकलेंगी कुछ के अलावा, जो एक पूर्णकालिक
आंदोलन में जिनका वक्त गुजरता है, जो घर से, जो हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि वो फालतू होके बैठे हैं तो पहुंच जाते हैं, क्योंकि किसी किसानों को इनकी जरूरत नहीं है। किसान अपने फैसले मतदान से करते हैं, और अगर कोई विरोध होता है तो सरकारें बदल के अपनी मांग मनवाते हैं। जी बिल्कुल सही बात आपने कही है धीरेन्द्र जी। अनुपम जी, आपने घूमता आईना अपने चैनल पर भी आज एक वीडियो बनाया है और उसमें बहुत डिटेल जानकारी दी है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों से भी अपने विचार साझा करिए, क्योंकि जो बात अभी धीरेन्द्र जी ने कही है कि भाई जो आम किसान है इस देश का, अभी भी मोर देन 85-86% किसान वो तो अभावग्रस्त है, और उसके पास तो इतने संसाधन भी नहीं है कि वो इतनी महंगी गाड़ियां, इतने महंगे महंगे ट्रैक्टर, 6-6 महीने के राशन उनमें भर करके और राजधानी में आकर के टेंट गा करके शाम को दारू की बोतलें खोले। ऐसी छवि तो अभी तक भारत के आम किसान की नहीं है। कुछ प्रतिशत हो सकते हैं जो ये बार बार इतनी तैयारियों के साथ आते हैं और देश की राजधानी के गले पर अपना घुटना लगा करके बैठ जाते हैं, दम घोटने की कोशिश करते हैं। जी अनुपम जी। ओंकार जी, देखिए, शुरुआत इन्हीं गाड़ियों से करते हैं जिन BMW गाड़ियों का कारवां आया था। अगर किसी गांव में एक BMW गाड़ी चली जाए तो वहां उसको देखने की भीड़ लग जाती है। उनके पास होना तो बहुत दूर की बात है, उनके लिए BMW देखने के लिए लाइन लग जाती है। बहरहाल, जो पंडित साहब एक बात कह रहे थे, मैं उससे बात शुरू करता हूँ। एक वीडियो का जिक्र कर रहे थे, एक वीडियो का जिक्र मैं भी करता हूँ। पिछली बार 2022 के चुनाव में योगेंद्र यादव का नतीजों के बाद एक योगेंद्र यादव का वीडियो आया था। अब आप एक लाइन से समझ लिए कि आंदोलन क्या था। उन्होंने कहा, साहब हमने तो इतना बड़ा किसान आंदोलन खड़ा कर दिया, हमने तो पिच तैयार कर ली थी, अब अखिलेश यादव बैटिंग नहीं कर पाए तो हम क्या करें। ये उनका अपना वीडियो है। उन्होंने कहा, हमने तो पिच तैयार कर दी थी किसान आंदोलन के बहाने। सीधे कह रहे हैं। जरा बेशर्मी देखें, मुझे कोई एक पैसा संकोच नहीं इनको बेशर्म कहने में। पूरे देश के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या बेशर्मी। तो इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं हमने तो पिच तैयार कर दी थी, अखिलेश यादव नहीं खेल पाए तो हम क्या करें। और एक बात और जो अभी पुलिस साहब कह रहे थे टिकैत के हवाले से, सब चौधरी परिवार तो आप जाने थे, ये तो भाजपा के खिलाफ नहीं खड़े हो पाए। अपने गांव में जो वोट इनके पड़े टिकैत के, भाजपा कैंडिडेट को ज्यादा पड़े। तो चौधरी से तो आप, मतलब चरण सिंह के परिवार तो आप भूल ही जाएं। आप तो संजीव बालियान सामने नहीं खड़े हो पाते, आप तो भारतीय जनता पार्टी के जाट लीडरशिप के आगे नहीं खड़े हो पाते। अभी देखिए कितना वायरल हुआ था कि इनके पास 13 शहरों में इनके पास कितने पैसे और अरबों के मालिक। उन्होंने बेशर्मी से सब स्वीकार कर लिया, एक बार खंडन नहीं किया राकेश टिकैत। अरबों के मालिक हैं तो हैं। अच्छा देखिए, इस पूरे आंदोलन पे मेरा बड़ा एकदम सिलसिलेवार है। ओंकार जी, मेरा दावा है कि अभी ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं कि किसानों ने मांगे क्या रखी। पिछले 2 दिन में मैं कम से कम आधा दर्जन चैनल पे एक बात कहता आया हूं, और सब लोग मुझसे पूछते रहे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने कहा कि भाई, समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो बोले क्यों नहीं गुंजाइश। अपने गुंजाइश इसलिए नहीं है कि आंदोलन समझौते की नीयत से हो ही नहीं रहा है ना। ये जान के इसमें डिमांड ऐसे रखेंगे कि समझौता होना, वो झड़प चाहते हैं, वो चुनाव के पहले झड़प चाहते हैं। अब आप जरा सुने, मैं अपने दर्शकों को बता दें, जरा सुने, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली डिमांड है इनकी। पहली डिमांड इनकी है कि साहब किसानों को 10,000 रुपए की पेंशन चाहिए, उनको सरकारी नौकरों की तरह पेंशन चाहिए। दूसरी डिमांड ये है कि साहब सारे कर्जे माफ हो जाए, बिजली कर्जा माफ हो जाए, बीज का कर्जा माफ हो जाए, सारे कर्जे माफ हो जाए। तीसरी डिमांड ये, अब पूरी बात मुझे दीजिएगा, समय दीजिएगा, मैं बहुत इसको सिलसिलेवार बता जी रहा हाँ, हूँ। जी हाँ। तीसरी जी हाँ, डिमांड ये है कि साहब बीमे का सारा पैसा, पूरी फसल का बीमा कराया जाए और उसका सारा पैसा सरकार दे। चौथी डिमांड ये है कि साहब अभी 22 उत्पादों का MSP मिलता है, तो क्या 22 नहीं, 100%, चाहे हम घास उगाएं उसको भी MSP मिलना चाहिए, हम सरपत उगाएं उसका भी MSP मिलना चाहिए। पांचवी डिमांड तो और भी मजेदार है। ये अब देखिए, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनका। पहला ये है, वो कह रहे साहब हमको आप सब्सिडी बढ़ा दीजिए। तो कहा कि सब्सिडी कैसे बढ़ा दें, WTO ऑलरेडी सब्सिडी बढ़ाने से रोक रहा है, तो क्या WTO छोड़ दो।
छोड़ दो WTO। क्या साहब, हमने दुनिया में ट्रीटीज कर रखी है, समझौते तोड़ दो। तो उन्होंने कहा भाई हमारे जो समझौते हैं वो केवल खाने पीने की चीजों को लेके नहीं है, 1000 चीजों के लिए। क्या आप WTO ही छोड़ दो, खत्म बात, मेरी सब्सिडी बढ़ा दो। अब सब्सिडी में आप कितने लोगों को ये बात मालूम होगी कि किसानों को दी जा रही सब्सिडी इस देश की GDP का 2% है। बहुत ध्यान से सुने, हमारा रक्षा बजट 1.7% है। ये रक्षा बजट से ज्यादा सब्सिडी ले रहे हैं हमसे। हमारा हेल्थ बजट, हमारा स्वास्थ्य बजट 2.1% है GDP का। ये रक्षा बजट से ज्यादा और स्वास्थ्य बजट के बराबर सब्सिडी ले रहे हैं। इनको और सब्सिडी चाहिए और इसके लिए कह रहे WTO छोड़ दो। सोचे जरा। और देखिए मक्कारी, देखे तो पिछली बार फार्मूला के खिलाफ एजिटेशन हुआ था तो जस्टिन ट्रूडो ने खड़े होकर कहा कि साहब वो सब्सिडी कह रहे हैं उनको दीजिए ना। आप कनाडा से बैठ के उनके लिए अपील कर रहे हैं और वही जस्टिन ट्रूडो WTO में जब जाते हैं तो भारत की 6 बार तो शिकायत कर रहे हैं कि साहब ये सब्सिडी क्यों दे रहे हैं। WTO में वो मक्कार आदमी जाके कहता है कि भारत सब्सिडी क्यों दे रहा है, गलत कर रहा है, और यहां पे अपील जारी करता है कि किसानों को सब्सिडी दो। और वही जस्टिन ट्रूडो क्या, जब अपने यहां किसान आंदोलन होता है तो घोड़े दौड़ा देता है। आप देखें किसानों पे घोड़े दौड़ा देता है ये जस्टिन ट्रूडो। तो ये अब फिर से दोहरा दूं कि रक्षा बजट से ज्यादा और हेल्थ बजट के बराबर सब्सिडी पा रहे किसानों को, और सब्सिडी चाहिए। और इसके लिए वो कहते हैं WTO छोड़ दो, यानी आप विश्व व्यापार संगठन छोड़ दीजिए, आप दुनिया से सौदा ही करना छोड़ दीजिए। और देखें बाहर से खाने पीने की जितनी चीजें आयात हो रही हैं, इनकी एक डिमांड ये है कि उस पर इतना हैवी ड्यूटी लगाया जाए कि सब बंद हो जाए, जिसमें सिर्फ हमारा सामान बिके। यानी दुनिया से व्यापारिक संबंध ही तोड़ लो। क्यों? क्योंकि पंजाब के किसानों को सब्सिडी देनी है और किसी को दिक्कत नहीं, सिर्फ पंजाब के किसानों को सब्सिडी देनी, इसलिए दुनिया से व्यापारिक संबंध ही खत्म कर दो। पाकिस्तान जैसे दिवालिया हो जाओ, अफगानिस्तान जैसे एकदम इकलौते पड़ जाओ, लेकिन पंजाब के किसानों को सब्सिडी दो। और सुनिए, अब ये मुझे थोड़ा सा जो मैं अगला पॉइंट बता रहा हूं ये थोड़ा मुझे कॉमेडी टाइप का लग रहा है। हम जानते हैं ओंकार जी की एक मनरेगा करके स्कीम है जो ये कहती है कि हमारे गांव के जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, जो जमीन से जिनके पास नहीं है या जिनके पास कम खेती है, उनको हम साल में 200 दिन 70 रुपया रोज की मजदूरी का काम देने की गारंटी। जिनके पास पैसे नहीं है हम उनको साल में 200 दिन 70 रुपया रोज यानी 21,000 रुपए महीने पे जॉब गारंटी मनरेगा देता है। तो एक डिमांड साहब ये भी है कि अच्छा वो लोग जिनको इनसे ये 70 रुपए रोज पे काम लिया जाता है, उस सड़क बनवाते हैं, हाईवे बनवाते हैं, नहर खुदवाते हैं, कुएं खुदवाते हैं, तमाम काम करवाते हैं। इनका कहना है कि हम उनमें से कोई काम नहीं करेंगे, हम अपने खेत में जो काम करेंगे उसको भी मनरेगा में शामिल कर लो। एक किसान अपने खेत में अपनी खेती बोएगा, अपनी खेती काट के बिना इनकम टैक्स पे किए हुए उसको बेचेगा, पैसे जेब में रखेगा और 200 दिन के पैसे सरकार से अलग लेगा। आप सोचिए मतलब क्या तमाशा है। मतलब ये इस तरह की बात है कि कल पुंडीर साहब कहें कि मैं जो ऑफिस जाता हूं और जो मैं प्रेस अपने चैनल में काम करता हूं और जो मुझे सैलरी मिलती है, मुझे भी मनरेगा में शामिल किया जाए और मुझे 200 दिन के 70 रुपए और दिए जाए रोज। मतलब तमाशा बना के रख दिया आपने। उसके बाद आप देखें जितनी बातें ये कह रहे हैं, इंश्योरेंस की, बिजली की, पानी की, बीज की, ये सारी बातें अगर किसी चीज से कवर्ड थी तो फार्म लॉ से कवर्ड थी, जो कृषि कानून जिसको आपने खारिज कर दिया। कृषि कानून कहता था कि आपकी शर्तों पे आपसे कॉर्पोरेट से एक वो होगा, क्या नाम है, जिसे कह रहा है समझौता। अब आप देखिए आज की तारीख में आपने टमाटर बोया और टमाटर पता चला सबने टमाटर बो दिया, टमाटर इतना सस्ता हो गया कि आपकी लागत नहीं हो रही है। आप ट्रैक्टर भर के टमाटर ले जाते हो, दिल्ली की सड़कों पे बिखरा देते हैं कि साहब हम क्या करें, हमारी लागत नहीं हो रही। कृषि कानून ये कहता था कि कॉर्पोरेट आपसे अनुबंध करेगा, वो आपसे सामान खरीदेगा, आपकी दर पे खरीदेगा, आपके मौके पे खरीदेगा, आपको बिजली का पैसा देगा, पानी का पैसा देगा, बीज का पैसा देगा, मजदूरी का पैसा देगा, आपके खेत से सामान खरीदेगा। वो बेच पाए या ना बेच पाए वो खरीदने के लिए बाध्य होगा, जिसे MSP कहते हैं। उसको आपने भगा दिया। अब यही चीजें आपको सरकार से चाहिए। अब देखिए इसका असर क्या है। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं ओंकार जी, पुंडी साहब, कि 1981 में पंजाब देश का सबसे अमीर राज्य हुआ करता था।
2021 में 40 साल बाद पंजाब का नंबर 19वां है। सुनिए, 1 नंबर से 20 नंबर आप पहुंच गए 40 साल। क्यों? आपका ड्रग प्रॉब्लम चल ही रहा है। केजरीवाल ने जाके वहां पे खालिस्तान समस्या भी भड़का दी। हर कुछ में तुमको धरने करने हैं। धरने प्रदर्शन का ये हाल हो गया है कि बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स छोड़ के भाग रही हैं आपके यहाँ से। नए प्लांट्स आने से पहले भाग जा रहे हैं। घबरा के जो भगवंत मान है वो बयान दे देते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो बीएमडब्ल्यू प्लांट लगने वाला है। बीएमडब्ल्यू को लिखित में खंडन जारी करना पड़ता है कि साहब हमारी कोई बात ही नहीं हुई पंजाब जाने की, ये बकवास कर रहे हैं। ये सोचे मुख्यमंत्री बयान दे रहा है। तो ये हाल आपने कर लिया। वहां इंडस्ट्रियल पार्क बनना था, स्क्रैप हो गया। टेक्सटाइल्स मिल्स भाग गई आपकी। 1 नंबर से आप 19वें नंबर पे आ गए। फिर जिन राज्यों पे जितना जितना कर्जा है उसकी आप सूची सुन लीजिए। पूरे 28 राज्यों में कर्जे के मामले में जीडीपी का 53.3% लेके पंजाब नंबर 1 है देश में। अमीरी जो थी वो 1 नंबर से 19वें नंबर पे पहुंच गई और कर्ज के दलदल में आप नंबर 1 है। नंबर 1 पे पंजाब, नंबर 2 पे राजस्थान, नंबर 3 पे वेस्ट बंगाल, नंबर 4 पे केरल और नंबर 5 पे आंध्र प्रदेश। ये पहले 5 स्टेट है जो कर्ज के दलदल में गले तक दबे। यानी अमीर से आप 1 नंबर से 19% पहुंचे, कर्ज के दलदल में आप गले तक डूब गए। ये आपके सब कुछ है। ये एक आप समझिए कि नटशेल में ये इनका वो जो इन्होंने जिसे अभी आप मॉडिफाइड वो कह रहे थे, आपने मैंने जो शो किया है मैंने उसमें फोटो लगाई है कि आपने ट्रैक्टर को टैंक बना दिया। आपने ट्रैक्टर को वो मतलब बाकायदा जिस तरह के व्हील्स पे चल रहे हैं, सड़कें कूद रही हैं, ट्रैक्टर को टैंक बना दिया है आपने। आप आगे। अच्छा, दिक्कत एक पॉइंट रह गया, इनको इतना ज्यादा फायदा कैसे हुआ कि इनको ट्रैक्टर को टैंक बनाने का मौका कैसे मिल गया, इनको इतना ज्यादा इंकरेजमेंट? क्योंकि भाई पंजाब में पहले कांग्रेस सरकार ने समर्थन दिया था, अब वही काम आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है। आम आदमी पार्टी सरकार दो नियत से वो काम कर रहे हैं। वो सोचते हैं हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं। वो पुनीर साहब उन्होंने सीधे सीधे केंद्र सरकार को एक संदेश दिया है कि भैया जो हो गया सो हो गया, हम आपको छोड़ते हैं, उसके लिए केजरीवाल को गिरफ्तार मत करो। तो उन्होंने कहा साहब केजरीवाल की गिरफ्तारी हम आपको कैसे मना कर देंगे, नहीं करेंगे। तो इन्होंने ये पूरी इसको कहना चाहिए सो कॉल्ड फार्मर्स की जो फौज है वो पूरी तरह से उनके ऊपर हावी कर दी। फार्मर्स का क्या है, एक बार फसल बो दी तो फिर महीनों के लिए छुट्टी है, तो चलो वहीं चल के काटते हैं। केजरीवाल पिछली बार इनको बिरयानी खिला रहे थे दिल्ली में, और इस बार ये कहते हैं उनको पंजाब से खिला पिलाकर दिल्ली के लिए रवाना कर रहे हैं। एक आखिरी बात इसमें ये जरूर जोड़ूंगा कि जिस तरह आज सरकार ने इनको शंभू बॉर्डर पे हैंडल किया, और दूसरी बात जिस तरह आज किसान बैकआउट किया, उसने कहा हम फिर आएंगे। पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था कि बैकआउट किया। तीसरी बार जिस तरह इस बार उनको उत्तर प्रदेश और हरियाणा से बिल्कुल समर्थन नहीं मिल रहा है, हालात बदल गए हैं। जैसे कहते हैं ना, वो दिन गए जब मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। हाँ, अब आप ये देखें कि जब अब भाई पिछला आंदोलन फेल हो गया था, कहां से हिट हुआ? टिकैत रो दिए। टिकैत के आंसू देख के 12 घंटे के अंदर उनके पास जयंत चौधरी पहुंच गए। जयंत चौधरी के पहुंचते ही माहौल बदल गया। वही जयंत चौधरी की वजह से आज फिर माहौल बदला है, अब दूसरी तरफ बदला है। तो मेरा अपना मानना है कि साहब समय बदल गया है, और जो पिछली बार वाली चीजें हैं वो आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रही हैं। न किसानों को समर्थन नजर आ रहा है, न सरकार का सरेंडर नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार कहीं ना कहीं इस आत्मविश्वास से चल रही है। आप उनका बजट देख लें जो उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया, ये मेरी याददाश्त का पहला अंतरिम बजट था जिसमें कोई वादा नहीं किया गया, कोई रेवड़ी नहीं बांटी गई। सरकार मान के चल रही है कि हम तीसरे टर्म के लिए आ रहे हैं। सरकार उनके साथ सख्ती से, एक तरफ सरकार आपके साथ सख्त हो चुकी है, दूसरी तरफ जन समर्थन आप खो चुके हैं, तीसरी तरफ हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, चौथी और आखिरी बार आपने देखा होगा इस बार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इनको कोई समर्थन नहीं है। मैं मान के चल रहा हूं कि ये ढकोसला, ये नाटक, ये ब्लैकमेल जो हो रहा है विदेशी ताकतों के पैसे और इशारे पे, आम आदमी पार्टी के उकसावे पे, ये बहुत दिन नहीं चलेगा। ओंकार जी, बिल्कुल सही बात आपने कही है। मैं इस चर्चा को एक पायदान आगे ले जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले धीरेन जी एक टिप्पणी जरा इन सरदार जी की इस वीडियो पर मैं आपसे चाहता हूं। इस तानाशाह सरकार के खिलाफ मैं आपको दो बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुद्दे सबके हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके मुद्दे हैं, अग्निवीर है, उनका 1 पेंशन का रैंक है, किसान
मजदूर सबकी लड़ाई लड़ रहा है, खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ रहा है। मणिपुर में जो दंगे हुए थे उनके लिए किसान खड़े हुए, मुंह के दंगों को रोकने के लिए किसान खड़े हुए। अब मजदूरों के लिए पूरे विपक्ष की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, जिसकी आज आगाज हो चुका है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इतिहास रहा है, चाहे वो अन्ना आंदोलन हो, चाहे वो चंपारण का आंदोलन हो, चाहे वो बाग का मोर्चा हो, चाहे चाबियों का मोर्चा हो। आंदोलनों से नेता पैदा होते हैं, नेताओं से आंदोलन नहीं होता। ये कल तय कर दिया जाएगा और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये आंदोलन इस देश की दिशा, इस देश का राजनीतिक जो भूगोल है वो बदलने का काम करेगा और लोग एक नए देश को देखेंगे जिसके साथ हमारी एकता, हरियाणा पंजाब भाईचारा और देश के अंदर किसान मजदूर की और मेरे की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक ओंकार जी भूगोल भूगोल बदल रहे हैं और नया देश बना रहे हैं। ये भूगोल बदल रहे हैं और नया देश बना रहे हैं जी, और नया देश बनाने की। जी जी देखिए, एक चीज मैं बार बार कहता हूं, मुझे बहुत लंबे समय से बातचीत में होता है, अनुपम सर से भी अक्सर बातचीत होती है कि किसी भी देश को कुछ चीजें कोर वैल्यू में रखनी होती हैं। इस देश को सराय बनाने में जुटी हुई वामपंथी एजुकेशन, वामपंथी राजनीति, उन सब ने इस देश को सराय बनाने की कोशिश की है। और आज तक कभी भी कोई भी समय पे मैंने किसी सरकार को इसलिए टकराते नहीं देखा कि आखिर देश है क्या, उस पर कैसे लड़ा जाए। बाहर के शत्रुओं से लड़े, हम लोगों ने लड़ाई जीती, चीन से हारी, उसके बावजूद भी हम ये तय नहीं किए। आप सीधे तौर पर देखें कि वो शख्स जो किसान बता रहा है या विपक्ष बता रहा है या विपक्ष की लड़ाई बता रहा है, विपक्ष ऐसी बॉडी क्या होती है? कोई उससे पूछे कि आखिर बॉडी क्या होती है विपक्ष? कहीं से चांद से आती है, जर्मनी से आती है? अरे वो जो सत्ता में नहीं है, राजनीतिक विरोध, राजनीतिक विचारधारा, वो विपक्ष होता है। उसमें किसान भी होते हैं, उसमें सब लोग होते हैं, उसमें नौकरी करने वाले भी होते हैं, उसमें ये भी होते हैं। ये किस किस्म के स्पेशल किसान हैं जिनके पास इतनी लंबी गाड़ियां हैं, जिनके पास देश का भूगोल बदलने का आइडिया है, जिनके नारों में आपने देखा होगा पिछली बार वो दलित जिस तरह से मार के टांग दिया गया था, उसी समय सरकार का समर्पण दिख रहा था। उसी समय सरकार को यह तय करना था कि आखिर सरकार क्या होती है। देश की राजधानी में आप इस तरह से एक धार्मिक जो उन्माद है उसको भड़का रहे थे और आपने एक आदमी को मारकर टांग दिया था और उसको आप अपनी मर्जी से आए थे। दरअसल सरकार आज नहीं तो कल, ओमकार जी, मेरा ये मानना है कि इस देश के लोगों को, देश की सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि क्या लक्ष्मण रेखा होती है, क्योंकि अभी तो कोई रेखा ही नहीं है। जो उनका मन कर रहा है वो बोल रहा है, वो ये कह रहा है हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मणिपुर की लड़ाई कैसे लड़ रहा होगा? एक मणिपुर, सबने एक वो शब्द समझ रखा है जिसमें समझ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं, मैं विपक्ष के बारे में, क्योंकि उनमें से जितने नेता भी वहां नहीं घूमे होंगे उससे ज्यादा मैं घूमा हूं, क्योंकि मणिपुर के बारे में वो जो बार बार पिंच करते हैं, बार बार उनको लगता है वो बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं। दरअसल ये देश के लिए बहुत संवेदनशील मसला है। उस पूरे बॉर्डर पर जाकर देखा नहीं होगा, मैंने तो वहां से खैर रिपोर्टिंग की है, लेकिन इन लोगों ने जाकर देखा नहीं होगा। ये कैसे मणिपुर बचाएगा? कोई आदमी जो सेन माइंड होगा वो ये सोचेगा कि इस आदमी का मणिपुर से रिश्ता क्या हो सकता है। इस आदमी का ब्रैम्पटन शहर से रिश्ता हो सकता है, ओटावा से रिश्ता हो सकता है, मणिपुर से क्या रिश्ता होगा इसका? क्योंकि ये तो भूगोल बदल रहा है। भूगोल क्या बदल रहे हो तुम? बार बार इस तरह की बाइटें आ रही हैं कि पाकिस्तान से मिलना है, फला से मिलना है। ये सब झूठ और मक्कारी के उस पर बनाई गई, चूंकि किसान एक ऐसा शब्द हो गया इस देश में जो 1947 से आज तक कभी तो विक्टिम कार्ड खेलता है, कभी वो छड़ी ब्लैकमेलिंग करने का काम करता है, कभी। मैं हजारों किसानों से जानता हूं, क्योंकि खुद किसान, मैं अभी भी गांव में रोज जाता हूं, हर हफ्ते जाता हूं, तो वहां उसमें मुझे मालूम है कि उनमें से अपनी मेहनत से उनके बच्चे बाहर आते हैं, देश के लिए लड़ते हैं और मर जाते हैं, सीमा पे मरते हैं, कफन में लिपट के, तिरंगे में लिपट के घर आते हैं। उनके मुंह से ये नहीं निकलता कि हमें देश का भूगोल बदलना है। वो देश को भूगोल बचाने के लिए मरते हैं। किसानों के हमारे यहाँ गीत है, ओंकार जी, मुझे पता नहीं अनुपम जी ने सुना या नहीं, हमारे यहाँ जो रागनियां गाई जाती है उसमें कहा जाता है, देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में गेर दियो। मतलब पत्नी भी ये कहती है जाते हुए पति से कि देश के ऊपर जान झोंक दी, अपनी चिट्ठी में लिख के डाल देना। ये कह रहे भूगोल बदल देंगे।
ये मणिपुर की बात कर रहे, क्योंकि ये एक मक्कारी और सिर्फ राजनीति का बदला हुआ चरित्र है। आप ये सोचिए कि कैसे कोई राज्य सरकार देश की राजधानी को रहन पे रखने देगी। वो सरकार जो अपने यहाँ लाठियां चला रही है, वो उनको दूसरे राज्य में जाते ही समर्थन करने लगती है। आपने देखा होगा कि वो हरियाणा से बहुत सारे समर्थन के वीडियो आ रहे हैं कि हम समर्थन करते हैं साहब, लेकिन हरियाणा पंजाब में आप लाठी बजाते हैं। ये अजीब किस्म का काम है। कुछ चीजें आज नहीं तो कल तय करनी होंगी, और इस तरह के आंदोलन, मैं जो पहली बार मैं फिर बता रहा हूं, उसकी तरफ मुझे लगता है अनुपम जी का ध्यान नहीं गया, जो मैं बता रहा हूं कि ये लोग जो ओरिजिनल किसान है, जो आज भी जो खेत से रोटी खा रहा है, उसके प्रति जो मध्यम वर्ग है, जो वो है, उसके अंदर घृणा पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो ये कहेगा कि आखिर हमसे तो टैक्स लिया जा रहा। मैं 10,000 रुपए की, 30,000 रुपए की, 20,000 की सैलरी पे काम करता हूं, मेरा तो 20,000 12 दूनी 2,40,000 हो गया, तो 3 लाख जैसे ही मैं पार करूंगा, मेरे पास तो टैक्स शुरू हो जाएगा, मेरे से तो हर एक पे पैसा ले लिया जाएगा। ये आदमी मर्सिडीज में आ रहा है, ये गाने गाते हुए, पंजाब के फला नाचते हुए ये आ रहे हैं, इनके पास इतनी बड़ी गाड़ियां, इनसे एक पैसा टैक्स नहीं लिया जाता। करोड़ों के बाग बेच रहे हैं, करोड़ों की इनकी फसलें बिक रही हैं, लाखों की, इनसे टैक्स नहीं लिया जाता। तो वो एक नफरत, एक जुगुप्सा पैदा करता है, और उस वर्ग के प्रति जो वाकई जिसको जरूरत है उसके खिलाफ खड़े होते हैं। ये सारी सब्सिडी ये बड़े खेत वाले लेते हैं, पानी की फसलें लेते हैं, पूरा पानी पंजाब में नीचे से लेके, उसकी कोई कॉस्ट वैल्यू नहीं है। वो जो नीचे 24 वर्टिकल मीटर कॉलम में हर साल नीचे जाता है वेस्टर्न यूपी से लेके वहां तक पानी, उस पर कोई बात नहीं है। वो पूरे देश का रिसोर्सिस है, उसको आप फूके दे रहे हो, बिजली आप उस तरह चला रहे हो, और उसके बाद इस तरह की जो ब्लैकमेलिंग की राजनीति है, ये ब्लैकमेल करना है। अगर आप सिर्फ घंटों के हिसाब से जोड़ ले तो मैं माफ कीजिएगा, ये मैं सोच रहा था कि एक आदमी जो टैक्स दे रहा है रोज सुबह, वो निकल के बेचारा अपने दफ्तर नहीं जा पाया आज सुबह, बाकी को तो छोड़िए, मैं 7:30 पे निकला ताकि टाइम से पहुंच जाऊं। मुझे आप ये सोच के देखिए कि उस आदमी का क्या होता होगा जो बसें, मैंने अभी कहा है कि आखिर वो जो लोग बसों से रोज दिल्ली जाते थे, इधर से आते थे, उनसे पूछो ना वो कैसे जा रहे हैं। तो तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए एक दरअसल मेला है। वो 760 जो लोगों का आंकड़ा फला देते हैं, उनके लिए रोजगार और उनके लिए मुआवजा मांग रहे हैं। ये सब जो मांग है, जो अनुमान बदन बढ़ा हुआ तो सुरसा मुख फैला हुआ, तो ये सुरसा की तरह इनकी रोज मांग ही बढ़ रही है। अरे भाई चाहते क्या हो है? पूरे यूरोप में जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे तो एक भी किसी विदेशी, ना तो मियाँ खलीफा, ना मियाँ वो जो भी XYZ होती, उनमें से किसी का कोई ट्वीट नहीं आया कि यूरोप में पूरे किसान सड़कों पे अभी भी लंबा वो दिख रहा है, उन्होंने अलग अलग किस्म के ट्रैक्टर ले आए, उस पे तो किसी मीडिया ने नहीं दिखाया, हिंदुस्तान के मीडिया को भी दिखाने का शौक नहीं आया। अरे ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का, दरअसल इतना बड़ा पैसा हो गया राजनीति में और इतने बड़े इंटरेस्ट हो गए हैं कि आप कुछ करोड़ या कुछ 100 करोड़ रुपया लगा के हजारों की भीड़ को इस तरह इकट्ठा कर सकते हैं। और वो भीड़ जो अपने राज्य में अभी तक बड़े बड़े नेताओं पे ड्रग के केस हैं, है ना, आप ये देखिए कि वहां इस तरह की मांग की गई कि कोई हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बन सकता साहब। 38% की आबादी है वहां। आप ये सोचिए किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है और आप उसके सामने घुटने टेक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल सरकारों को खड़ा होना होगा, नहीं तो आदमी खुद खड़े होंगे। आपने देखा होगा आज इस तरह की अपील हुई है कि रास्ते में लोग जो हैं, जिनके रास्तों में, उन लोगों को खुद खड़े होना चाहिए, उनको इनका विरोध करना चाहिए। अनुपम जी, कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं, तो एक सवाल मैं आपसे करता हूं। आजकल बड़ी सख्ती हो रही है, हम बेल्ट भी अगर ना बांधे हुए हों तो चालान कट जाता है। अगर दोपहिया व्हीकल पर कोई जा रहा है, हेलमेट ना हो, उसका चालान कट जाता है। थोड़ा सा हरी से लाल बत्ती होते होते पीली बत्ती पर भी कोई क्रॉस कर जाए, उसका भी चालान कट जाता है। और ये हाईवेज को खोद देते हैं, उन पे टेंट गाड़ के बैठ जाते हैं, एक्सप्रेस वे की ऐसी तैसी कर देते हैं। अभी आपने ही कहा कि ट्रैक्टर्स के जो पहिए हैं उन पर टैंकों की तरह की रील्स जो हैं, इन्होंने चैन जो है वो बांध करके और वो दौड़ाई है। ये जेसीबी लेकर के चले हैं अमृतसर से कि अगर अवरोधक हैं तो उनको उठा करके फेंक दिए जाएं, और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कब तक इनको
बर्दाश्त किया जाएगा और कब तक सरकारें जो है वो मूक दर्शक बनी रहेंगी? कभी ना कभी तो निपटना पड़ेगा ना। मुकदमे हुए थे, पिछली बार भी मुकदमे हुए थे, जब इन्होंने लाल किले पे इन्वेट किया था, हमला किया था, मुकदमे हुए थे, गिरफ्तारियां भी हुई थी। अब दिक्कत ये है कि इस समय जो ये सब कर रहे हैं वो पंजाब की सीमा के अंदर उनका सब हो रहा है, और पंजाब की सरकार तो पूरे बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से उनको ये काम करवा रही है, वो क्या ही करेगी। और आपने देखा लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस के गोले भी हुए, रबड़ बुलेट्स भी चलाई गई। पहले ही दिन रबर बुलेट्स फायर करके प्रशासन ने और सरकार ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ये देखिए, पहले ही दिन रबर बुलेट्स का फायर हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं समझता हूं कि, और देखिए जिस तरह ये भागे भी हैं और जिस तरह उन्होंने आज एक दिन के लिए अपना प्रोग्राम रोका कि साहब कल सुबह फिर आएंगे वगैरह वगैरह, तो एक तो बात तो बड़ी साफ है, जो लोग, वैसे भी आप बताइए पुलिस साहब की, जो लोग एक नया देश बनाने की बात कर रहे हैं उनसे हम क्या सुने कि तुम्हारी क्या दिक्कत है, कैसी खेती की दिक्कत है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? तुम किसी भी बात सुनने के लायक कहाँ रह गए? तो सारी बातें ही वहां पे खत्म हो जाती हैं जब आप एक नया देश बनाने की बात और खालिस्तान की बात। मैं अक्सर देखिए अरविंद केजरीवाल को लेके बहुत क्रिटिकल हो जाता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ केजरीवाल को बिल्कुल भी संकोच नहीं होता इन हरकतों को भड़काने में। मुझे याद है जब पंजाब का विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो उसमें केजरीवाल जाके वो आतंकवादी जो पुलिस के हाथों मारे गए, तो उनके यहाँ नाइट स्टे करते थे। वो रात को वहां रुकते थे, जहाँ के कोई आतंकवादी मारा गया तो उसके घर में उसको शहीद का दर्जा देके वहां रुकते थे। बड़े सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने इस आंदोलन को फिर से खड़ा करने की कोशिश की है, जबकि हकीकत है अगर आप पंजाब जाएं तो आपको 1% आदमी भी खालिस्तान का समर्थक नहीं मिलेगा। लेकिन आप इन लोगों की बातें सुन लें, इन लोगों की हरकतें देख लें, इन लोग का गुरूर देख लें, और तो ऐसे आप देखें कि मुझे, मेरी समझ के बाहर है कौन सी खेती। आप बताएं किस बात की एरोगेंस है आपके अंदर? आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पूरे देश को अकेले फीड कर सकते हैं। आपसे कितनी ज्यादा हमारी प्रोड्यूस है, जबकि हमारी खेती पिटी हुई है, उसके बाद आपसे ज्यादा हमारी प्रोड्यूस है, उससे ज्यादा हमारी प्रोड्यूस है, उसके बाद हम कितनी ईमानदारी से खेती करते हैं। कभी आपने हमको जिला कचहरी पे प्रदर्शन करते नहीं देखा होगा, दिल्ली तो बहुत दूर की बात है। सबसे कम खेती भी आप दे रहे हैं, सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर आप यूज कर रहे हैं, जहर पैदा कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा पैसे आप चार्ज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पैसे आप कमा रहे हैं, टैक्स आप नहीं दे रहे हैं। गांव गांव गली गली आपके यहाँ मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू, और फसल बोने के बाद और फसल कटने के पहले ट्रैक्टर लेके दिल्ली पे चलाते हैं, ऊपर से खालिस्तानियों जैसी जुबान इस्तेमाल करते हैं। मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा कि इन लोग के जो संयोजक हुआ करते थे पिछली बार, योगेंद्र यादव, जब वो ये कहते हैं कि हम विधानसभा चुनाव के लिए पिच तैयार कर रहे थे, मेरे ख्याल से कि इससे ज्यादा उनको नंगा करने वाला बयान कोई और नहीं दे सकता जितना अपने लिए योगेंद्र यादव ने खुद ही कह डाला। ओंकार जी। धीरेन जी, एक लास्ट सवाल आपसे। क्या समय आ गया है कि अब आधार से संपत्ति को लिंक किया जाए, ताकि ये जो बीएमडब्ल्यू में चलते हैं, ये जो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में चलते हैं, अपने आप को किसान बता रहे हैं, इनकी संपत्तियों का, अवैध संपत्तियों का, बेनामी संपत्तियों का भी जरा पता तो लग जाए देश को। पहले से लिंक्ड है वो तो, ओंकार जी, पहले से लिंक्ड है। संपत्ति, आधार, गाड़ी, ये सब पहले से लिंक्ड है आपस में। इन लोगों के आपको विदेशों में भी बंगले मिलेंगे, इनके गोवा में भी मिलेंगे, दिल्ली में भी मिलेंगे, मुंबई में भी मिलेंगे, चंडीगढ़ में भी मिलेंगे, इनके हर जगह बंगले मिलेंगे आपको। इन लोगों को नेक्ड करना बहुत जरूरी है कि ये बिल्कुल किसान नहीं है, ये देश के भीतर भी जिनको राजनीति चमकानी होती है और जो विदेशों में बैठी हुई ताकतें हैं, उनके लिए सुपारी लेकर के ये काम करने वाले लोग हैं। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों पे डिसाइड करना चाहिए सरकार को। आखिर ये देखना भी होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक कोई एनार्की चल नहीं सकती है। आप भले ही जो आप इनको किसानों के नाम पे जो सब्सिडी का इस्तेमाल होता है, जो चीजें जाती हैं, उसमें इन्होंने यूरिया पे बहुत बड़ा काम किया इस सरकार ने। जो नीम कोटेड यूरिया आया, तो उसका जो पहले जिस तरह से निकाल के पूरा इंडस्ट्रियल यूज होता था, जिस तरह से उसकी पूरी सब्सिडी का, डीजल पे जो सब्सिडी थी या तमाम चीजों पर जिसका इस्तेमाल किया जाता था इंडस्ट्री में लिया किसानों के नाम पे जाता था। हालांकि सहकारिता का इस सरकार ने, बहुत बड़ी दिनों के बाद कोई सरकार सहकारिता पे काम करती हुई देखी, तो वो कर रही है। लेकिन ये जरूर है कि ये जरूर इनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए कि आखिर ये
है कैसे, ये इकोनॉमी आ कहाँ से रही है? यदि आपके पास पहले से ही इतनी सारी सुविधाएं, इतना सारा चीजें हैं, भाई ट्रैक्टर जिस घर में होगा या जिसमें होगा तो उस किसान को कम से कम इतना तो मानेंगे कि वो एक अपने बच्चों को खाना पीना दे पा रहा होगा, जो किसान कम से कम ट्रैक्टर होगा, क्योंकि 5 लाख 7 लाख के ट्रैक्टर आते हैं और लोन पे भी लेने के लिए आपको अपने खसरा खतौनी कुछ ना कुछ तो दिखानी पड़ती है। तो इतना ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही मिल गया, आपको सब्सिडी मिलती है। तो ये अंतर करना पड़ेगा। थोड़े दिन बाद मुझे लगता है कि हालांकि ये राजनीतिक एक ब्लैकमेलिंग का सबसे बड़ा हथियार है, जब से ये देश आजाद हुआ है, किसान नाम जो सबसे बड़ा ब्लैकमेलिंग का हथियार रहा है। जब भी कोई पार्टी विपक्ष में रहती है तो उसको किसान 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 गाती है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि किसान नाम की कोई चीज अगर होती है तो वो वोटिंग के वक्त कहाँ चली जाती है? वोटिंग के वक्त वो जाट हो जाती है, वो राजपूत हो जाती है, वो बढ़िया हो जाती है, वो ब्राह्मण हो जाती है, वो कुर्मी हो जाती है, वो यादव हो जाती है। अगर आप इतनी बड़ी चीज है तो आप तो सरकारें बदल दिया होता। अभी तक आप 25 बार बदल चुके होते खेती के ऊपर। दरअसल ये आज नहीं तो कल वो करना पड़ेगा, क्लियर कट वो करना पड़ेगा कि आखिर कितनी बड़ी जोत, हालांकि बहुत बार करते हैं लेकिन फिर वो कहानी आ जाती है कि आखिर कितनी जोत वाले लोगों को आप इस तरह के लायक मानते हैं जिनको सब्सिडी दी जानी चाहिए। ये सब चीजें आज नहीं तो कल डिसाइड होंगी। कितनों के पास इनकम टैक्स लगेगा, क्या लग सकता है, एक लॉबी के तौर पर काम कर रहे हैं। आप मान लीजिए आपके पास 100 बीघा जमीन है, 200 बीघा जमीन है, एक नाम पे 72 बीघे, हमारे यहाँ यूपी में तो खैर वो है, सीलिंग है, या बाकी सब जगह जहां भी है, तो आप उनसे क्या पैदा कर रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई टैक्स ही नहीं है, तो आपका हिसाब ही नहीं है। तो आज नहीं तो कल ये इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं जो लोगों को खासतौर से, अब मध्यम वर्ग कम नहीं रह गया है यहाँ, 25 से 30%, मतलब पहले हुआ करता था, हम पढ़ते थे 15% आबादी शहर में, मुझे लगता है अनुपम जी उसको करेक्ट कर सकते हैं, 30 से 35% अब जो है अर्बन पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रही है। तो आपकी पॉपुलेशन अब अर्बन कम नहीं है, वो आज नहीं तो कल अपने शेयर पे बात करेगी। अब भले ही वो अलग हो, बाहर नहीं निकलना चाहती, लेकिन कल वो निकलेगी, वो पूछेगी कि आखिर हम लोग जो कमा के दे रहे हैं, हमारी कमाई जो है, ये अगर पैदा करते हैं फ्री में तो देते नहीं। ये अन्नदाता वनदाता जैसा लिखने वाली जो दरअसल वो 70 के दशक के पत्रकारों की भाषा थी ना, कि वो अन्नदाता है, ये वो है। अरे भाई वो पैदा करता है, उसको कोई पकड़ के लेके नहीं गया। यहाँ इस देश में गुलामी नहीं है खेती। अब तो आपका मन करे आप शहर में आके अपना छोड़ दीजिए खेती, बाहर दूसरा काम कीजिए, कोई आपको रोक नहीं रहा है। तो अन्नदाता, आप अन्न पैदा करते हैं भाई, वो आपका काम है, आप उसके बदले में पैसा लेते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप फ्री में दे रहे हो। अन्नदाता वो होता है कि जो फ्री में ही दे रहा था, मैंने पैदा कर दिया और मैंने दे दिया, उसी को तो अन्नदाता कहते हैं। ये कौन सा अन्नदाता है यार? पैदा भी करते हो, पैसे भी लेते हो, तुम अपना काम करते हो, मैं मेरा काम करता हूँ, मैं पैसे दे के खरीद के घर लाता हूँ, उसमें क्या है? तो ये सब चीजें जो जार्गन है, ये सब बंद होने चाहिए। और मुझे लगता है कि इस पर रियल स्थिति में, और उसको बहुत ही, और खासतौर से किसी एक स्टेट के लोग अगर ये सोचें, सेलेक्टेड लोग, कि वो ब्लैकमेल कर लें पूरे देश की राजनीति। मैं कह तो रहा हूँ कि उससे पूछेंगे ये मणिपुर कहाँ है, मैं हैरान होता हूँ कि मणिपुर भी उसको याद रहा। जो भी मुझे लगा, वो कल को ये भी कह सकते हैं कि वो जो रवांडा में हुतू और तुत्सी की लड़ाई हुई थी, उसका भी समझौता ये करेंगे, उसकी भी लड़ाई है यहाँ लड़ेंगे, बुरुंडी, रवांडा, ये सब लड़ाइयाँ यही लड़ेंगे इसी देश में। तो वो सब एक बहुत ही ज्यादा मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा। आखिर में ओंकार जी, आपके चलते चलते एक बात मैं भी इसमें जोड़ना चाहूंगा। जी जी। कि इस बार और पिछली बार जिस तरह सरकार ने हैंडल किया है, उसको देखते हुए एक बात समझ में आ गई है कि अगर नरेंद्र मोदी साहब का तीसरा टर्म आता है, जिसकी पूरी गुंजाइश नजर आ रही है, तो ये इशू जरूर हैंडल होगा। क्योंकि एक बात मैं जानता हूं कि जिस देश में जय जवान जय किसान नारा दिया गया, और जिसका 95% किसान आज भी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। आपको मैं एक बात याद दिला दूं, जब फार्म लॉज बने थे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी। जब फार्म लॉज कैंसिल हो गए तो तब जाके उस कमेटी की रिपोर्ट आई, और उस कमेटी की रिपोर्ट ने यह बताया कि तकरीबन 90% किसान फार्म लॉज के फेवर में थे। अब आप देखिए, 10% लोगों ने 90% की मुकद्दर तय कर दी। तो आप मान के चलें कि ये चीज नरेंद्र मोदी से इग्नोर नहीं होने वाली। फार्म लॉज भी लौटेंगे, ये फार्मर्स भी ठीक होंगे। और मैं इससे भी ये कहूंगा कि जिस देश में जय जवान जय किसान नारा दिया गया है, वहां पे मुट्ठी भर लोगों के चलते हमको जो बाकी किसान, एक वो मेहनत कश किसान,
जो एक कंपैरेटिव गरीबी में रह के अपना काम कर रहा है, हमको उनके लिए कटुता पालने से बचना चाहिए, खासतौर से मध्यम वर्ग। ये फार्मर्स तो हैं ही नहीं, ये किन किन के इशारों पर सुपारी लेकर के आंदोलन करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, इसका भी अब लगभग भंडाफोड़ हो चुका है। आप दोनों ने ओशियन नेटवर्क के लिए समय निकाला और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।